हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एसएम का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएम के नए सिलेबस के सारे लेक्चर्स आपको ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं प्रोफेशनल हब की एंड्रॉयड ऐप पे। और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले अपने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी को कैसे कैसे डील करते हैं, बताओ फटाफट। फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, सिनेरियो प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। फिर अपन ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप स्क्वायर ए में हो मतलब आपका फॉर्मुलेशन तो शानदार है पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीडरशिप नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, स्टार्टअप कंपनी हो, आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है। तो आपका एम क्या होता है? ए से कहाँ जाना है? मुझे बी में जाना है। अगर आप स्क्वायर बी की बात करो तो वहां फॉर्मुलेशन भी शानदार और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा। फिर स्क्वायर अगर डी की बात करो तो वहां क्या था? फॉर्मुलेशन भी खराब और इम्प्लीमेंटेशन भी खराब। तो री डिजाइन एंड री एडजस्ट दोनों करना पड़ेगा। और स्क्वायर सी की बात करो, डी में इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था तो वहां पे सिर्फ री डिजाइन करना पड़ता था, और सी में दोनों ही खराब है तो रीडिजाइन और री एडजस्ट करना पड़ेगा। देन अपन ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना, और इफेक्टिवनेस मतलब जो ऑब्जेक्टिव चाहा था वो आप अचीव कर पा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिवनेस कह देते हैं। एफिशिएंसी तो क्या था? इंट्यूटिव नहीं, इंट्यूटिव नहीं, क्या था? इंट्रोस्पेक्टिव था। और एफिशिएंसी क्या था? लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू द एनवायरमेंट। क्या रिलेशनशिप था? सेल वन कौन सी स्टेज थी? थ्राइव्स, जहां पे एफिशिएंट भी और इफेक्टिव भी हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। 2 और 4 कौन सी थी? डूम्ड, डाई स्लोली एंड डाई क्विकली। और इन एस्केपेबल सिचुएशन थी। आपके पास यहाँ कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए। और सेल 3 जो था वो ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू सेल 2, क्योंकि सेल 2 में तो अपन जो चाह रहे हैं वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, यहाँ एटलीस्ट आप सर्वाइव कर पा रहे हो। तो सर्वाइवल के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है? इफेक्टिवनेस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट एंड एफिशिएंसी इज नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट। एफिशिएंसी मतलब थिंग राइट या राइट थिंग? एफिशिएंसी डू राइट थिंग, एंड इफेक्टिवनेस मतलब थिंग थिंग राइट, सही काम करना और सही तरीके से काम करना। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बोलो भाई डिफरेंसेस। बिफोर एक्शन, ड्यूरिंग द एक्शन, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू, कोऑर्डिनेशन बहुत सारे लोगों के बीच में चाहिए। हाँ, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है, और इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मोटिवेशनल स्किल्स चाहिए। एंड फॉर्म ये पहले होता है, ये बाद में होता है। और हाँ वो हो गया ना प्रीसीड्स और फॉलो वाला। और ये टॉप लेवल इन्वॉल्व है, यहाँ पे मिडिल एंड लो लेवल इन्वॉल्व है। और बस 6 पॉइंट ही बताओगे? बहुत सारे थे उसमें तो, 8 थे और हमने 6 ही बताए हैं। चलो, फॉर्मुलेशन तो सब में सेम होता है, चाहे कोई भी नेचर हो, कोई भी साइज, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, जबकि इंप्लीमेंटेशन हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है। क्यों अलग है? क्या क्या करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करते वक्त? 3-4 नाम बोले थे याद करने के लिए। लोगों को ट्रेनिंग देना, रिवॉर्ड चेंज करना, स्ट्रक्चर चेंज करना, हायर करना, ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट टॉपिक, लिंकेजेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड में क्या था? फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट इंप्लीमेंटेशन पे पड़ता है, एंड बैकवर्ड में क्या था? इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पे पड़ता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। क्या था ये टॉपिक?
क्या था 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 क्या था, कुछ भी याद नहीं है मैडम, ये तो ब्लैंक हो गए हम। दो चार नाम, चलो बताती हूँ, मैं बताती हूँ। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन, कुछ स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर। जब भी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम स्ट्रैटेजीज टू द लो लेवल और मिडल लेवल। इसीलिए आपको उन लोगों को बनाते वक्त इन्वॉल्व करना चाहिए और स्ट्रैटेजिस्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो जाएगी, पर अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और भी बहुत कहानी थी इसमें आगे पीछे की, वो हमें याद नहीं है मैडम। चलो कोई नहीं, इतना याद है वो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या टॉपिक आ गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऐसे ब्लैंक मत बैठो, किताब की लैंग्वेज नहीं बोलनी, अपने मन से सोचकर बोलना है। डिजिटल डिजिटल, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, क्या है ये? फिजिकल से ई कॉमर्स पे ट्रांसफर होना, इसको डिजिटल इंडिया कह रहे हैं। ई कॉमर्स पे भी बेच रहे हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज में लेना, हर चीज के लिए आप अब टेक्नोलॉजी को काम में लो, क्योंकि जमाना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अभी भी अगर आप पुराने ही तरीकों से काम करोगे तो आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपन यहाँ पे स्ट्रैटेजी में चेंजेस करेंगे। बच्चों देखो, नाम है स्ट्रैटेजी चेंज, बट कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी जाती, कल्चर चेंज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन, अपन अपना इंडिविजुअल का एग्जांपल लेकर सीखते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं नाइट में पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि नाइट में सब सो जाते हैं, शांति रहती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं पूरी रात आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ। मेरा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डबल हो जाता है नाइट में। दिन में मेरा इतना रहता है क्योंकि शोर शराबा रहता है, मेरा माइंड डाइवर्ट होता रहता है, मेरे को मन करता है मैं कभी किसी को फोन कर लूं, कभी किसी का ये चेक कर लूं, सोशल मीडिया ये चेक कर लिया, इंस्टा चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। रात को तो कौन क्या पोस्ट करेगा, कुछ भी नया पोस्ट नहीं करेगा, तो रात को मेरा मन नहीं ललचाता, मेरा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरे को अगर एग्जाम में सक्सेस अचीव करनी है, पास होना है तो। अब मेरे घर का ये कल्चर है कि 10 बजे लाइट ऑफ। ऑफ मतलब ऑफ, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑफ मतलब ऑफ, सब सो जाएंगे घर में लाइट बंद कर कर। अब ये बताओ, अब आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, दोनों चीजें मैच ही नहीं कर रही। 10 बजे लाइट ऑफ मम्मी कहती है और मेरे को रात को ही पढ़ाई होती है, और आपको एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है, तो आप क्या चेंज करोगे? मम्मी को खुद चेंज हो जाएंगे? नहीं, कभी भी आप खुद चेंज नहीं होते हो। आपकी स्ट्रैटेजी अगर वो सक्सेस के लिए है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए अगर वो स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप कभी भी उस स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते, क्योंकि आपको उससे बिजनेस में सक्सेस मिल रही है। आप किसको चेंज करते हो? अपने कल्चर को। आप अपनी मम्मी को समझाओगे कि मम्मी मेरी पढ़ाई रात को 10 बजे बाद ही होती है, आपको शक है मेरे पे तो फोन रख लो, मेरा फोन रख लो, बाकी मैं मेरी बुक से मैं मेरा पढ़ लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी किताबें चाहिए रात को पढ़ने के लिए, मैं मेरा समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। आप अपनी मम्मी को कहोगे कि आप अपना कल्चर बदलो। तो स्ट्रैटेजी, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए अगर आपने वो स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप चेंज किसको करते हो? कल्चर को चेंज करते हो, कभी भी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते। बट जो कल्चर चेंज होता है ना, उसका भी नाम क्या दिया जाता है? स्ट्रैटेजी चेंज नाम दिया जाता है। कल्चर को चेंज करना आसान है क्या? मम्मी को समझाना आसान है? नहीं, अरे इतने सालों से क्यों, आजकल की मम्मियां तो बहुत जल्दी समझ जाती हैं, हम भी मम्मी हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हम भी मम्मी, हम समझ जाते हैं, हमारा बेटा कहता है आज सोना है, होमवर्क नहीं, तो ठीक है। नहीं समझ, मम्मियां डंडा लेके पीटती हैं।
तो अपन को कल्चर चेंज करना पड़ता है, पर बच्चों कल्चर को चेंज करना आसान नहीं होता। कल्चर को चेंज करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपने जो पुराने जमाने के जो लोग अपने घर में रहते हैं, अपने दादाजी लोग, उन लोगों को अगर कुछ समझाना है कि आज के टाइम पे ऐसा ही होता है, आज के टाइम पे लोग ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, यही होता है, तो उनको इस चीज के लिए दिमाग में सेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो उस कल्चर से अटैच्ड होते हैं, उनकी फीलिंग्स उस कल्चर से अटैच्ड होती है। तो यहाँ पे अपन स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते, कल्चर को चेंज करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो चेंजेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमाने की डिमांड है, जमाने की मांग है कि सब कुछ डिजिटल में कन्वर्ट होना है। इसीलिए आप चेंज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है वो सब कुछ आप चेंज कर रहे हो, डिजिटल फॉर्मेट में सब कुछ आप कन्वर्ट कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक चेंज, स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब चेंज करना, चेंजेस इन द एनवायरमेंट फोर्सेस। बाहर की दुनिया में कुछ भी चेंज हो, उसकी वजह से हो सकता है आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़े या कोई नई स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना पड़े। चेंज करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे नए प्रोडक्ट, नए मार्केट, नई सर्विस के साथ नया काम करने का तरीका। पहले अपन बिल बनाते थे मैनुअली, आजकल बिल बारकोड रीडर से बन रहा है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, आपके काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टेप्स टू इनिशिएट द चेंज, अगर आपको फिर भी चेंजेस करने हैं तो उसके ये स्टेप्स हैं तो बच्चों सीक्वेंस में याद करने हैं। 3 स्टेप्स होते हैं स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो द नीड फॉर द चेंज। क्यों करना है चेंज? अगर सब कुछ सही चल रहा है तो चेंज मत करो, तो क्यों करना है? तो सबसे पहले आप डायग्नोस करोगे कि कौन सा पार्ट कल्चर का मेरे सपोर्ट में है और कौन सा पार्ट नहीं है। अभी कल्चर का ये वाला पार्ट मेरे सपोर्ट में नहीं था कि रात को 10 बजे लाइट ऑफ वाला जो कल्चर का पार्ट था वो मेरी स्ट्रैटेजी के सपोर्ट में नहीं था। तो आप सबसे पहले ये देखोगे, फेसेट मतलब पार्ट, कल्चर का कौन सा फेज, कौन सा पार्ट मेरी स्ट्रैटेजी के सपोर्ट में और कौन सा पार्ट मेरे सपोर्ट में नहीं है। ये कैसे आप एनालाइज करोगे? आप एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे, इंटरनल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज को एनालाइज करोगे शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू, और फिर अपन देखेंगे कहाँ पे गैप आ रहा है, इस टर्म का मतलब होता है गैप, एंड कितना मुझे उसको चेंज करने की जरूरत है। मैंने इंटरनल कैपेबिलिटी देखी कि मेरी कैपेबिलिटी रात को ही मैं पढ़ सकती हूँ, मैं सुबह नहीं पढ़ सकती, तो अपने शॉर्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा कि कहाँ पे कितना गैप आ रहा है और मुझे कहाँ कहाँ कितना चेंज करने की जरूरत है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। क्यों चेंज करना है? तो उसमें अपन देखेंगे कल्चर का कौन सा पार्ट मेरे सपोर्ट में है, कौन सा पार्ट मेरे सपोर्ट में नहीं है। एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ गैप आ रहा है और कहाँ पे मुझे किसको ठीक करना है। सेकेंड स्टेप है क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। एक होता है शेयर्ड विजन, एक होता है विजन शेयर्ड। दोनों सेम है या अलग अलग? जैसे थिंग राइट और राइट थिंग अलग अलग चीजें थी, वैसे शेयर्ड विजन, विजन शेयर्ड अलग अलग होता है। किसका मतलब क्या होता है? शेयर्ड विजन मतलब, विजन शेयर्ड मतलब, शेयर्ड विजन और विजन शेयर्ड, शेयर्ड विजन अपन सब मिलकर कोई विजन बना रहे हैं, शेयर कर कर विजन बना रहे हैं, और विजन शेयर्ड मैंने मेरा विजन बनाया, वो मैं आप लोगों पे थोप रही हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से काम करना है, तो उसे क्या कहते हैं? विजन शेयर्ड। तो हमें किस पे काम करना चाहिए? शेयर्ड विजन। जब सब लोग मिलकर कोई विजन पे काम करेंगे तभी वो विजन आप अचीव कर पाएंगे। तो क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंजेस। जो भी आपको कल्चर में चेंजेस करने हैं उसके लिए शेयर्ड विजन बनाओ। तो ऑब्जेक्टिव सबका सेम होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब सबका शेयर्ड विजन होगा, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे उसके मेंबर्स हैं, अगर सबका शेयर्ड विजन है तो सबका ऑब्जेक्टिव सेम होगा। सीनियर मैनेजर्स कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करते रहेंगे, जो विजन है उनका वो बार बार लगातार लोगों को समझाते रहेंगे कि ये अपना विजन है, अपन सबको इस विजन पे काम करना है, सबको कन्विंस करेंगे कि जो चेंजेस अपन कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक नहीं है। कॉस्मेटिक या सुपरफिशियल मतलब, कॉस्मेटिक मतलब आर्टिफिशियल चेंजेस नहीं है। मैं चेंजेस सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए नहीं कर रही, मैं चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। इससे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो आपको भी उससे प्रॉफिट, आपकी भी सैलरी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इससे सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, इससे अपन सबका फायदा है। तो जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो कंटिन्यूसली लोगों को समझाते जाएंगे
कि चेंजेस करने पड़ेंगे, और चेंजेस जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा। The actions taken have to be credible, highly visible, and unmistakably indicative of management's seriousness to new strategic initiatives and associated changes. अब जो मैनेजमेंट जो भी एक्शंस ले रहा है नए चेंजेस करने के लिए, उसके लिए वो बहुत सीरियस होना चाहिए कि हाँ अपन को इसी नए चेंज पे काम करना है। अगर कोई बंदा नए चेंज पे काम कर रहा है तो उसको अपन हाईली विजिबल, उसको रिकॉग्नाइज करवाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप नए चेंजेस पे काम कर रहे हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो, तभी वो चेंजेस अपने हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या था? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। इसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव सबका सेम होना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो सीनियर मैनेजर्स है वो कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली लोगों को समझाते जाएंगे कि चेंजेस करना जरूरी है, और जो हम चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए वो उसको कन्विंस करेंगे वो सारे चेंजेस आपके कॉस्मेटिक या आर्टिफिशियल नहीं है। उनकी उसमें सीरियसनेस दिखनी चाहिए कि वो चेंजेस के लिए बहुत सीरियस हैं, सबको चेंजेस, और जो लोग चेंजेस पे काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करवाएंगे, वो खुद भी ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे वो चेंजेस को ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। अभी चेंजेस हो गए क्या बच्चों? अभी तक चेंजेस हुए नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, अब चेंजेस होंगे। ये एक एक्शन स्टेज है जहां पे अपन जो अपन ने सोचा था उसको अपन इंप्लीमेंट कर देंगे। Creating and sustaining a different attitudes towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking and doing things. क्रिएट, अब चेंजेस को इंप्लीमेंट करना एक्शन स्टेज में, मतलब अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन अभी भी पुराने तरीकों से नहीं जुड़े रहे, पुराना कंप्लीट हटा दो और नए चेंजेस पे आप कंप्लीट काम करना शुरू कर दो, तो आप ओल्ड वे से उसके साथ ही अटके ना रहो। कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड बी फंडामेंटल। सेल्फ रिन्यूअल, अपने आप ही आप चेंजेस को अडॉप्ट करते रहो, अपने आप ही चेंजेस करते रहो। चेंज प्रोसेस रेगुलरली मॉनिटर करते रहो, रिव्यू करते रहो आफ्टर इफेक्ट ऑफ द चेंजेस को मॉनिटर एनालाइज करने के लिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी डेविएशंस आ रही हैं तो वो पर्सन को बताओ, जो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि उसमें वो करेक्शंस कर सकें। टाइम लगता है कल्चर को चेंज करना, ऐसे ही नहीं कि मैंने आज बोला और कल मेरा कल्चर चेंज हो गया। कल्चर को चेंज करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, और उसको चेंज करने में आपको समय खर्च होता है। तो लास्ट क्या है आपका? इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इसमें अपन क्या करते हैं? इसमें अपन एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं चेंजेस को। अपन ये देखते हैं कि हम पुराने को कंप्लीट हटा दें, पुराने के साथ अभी भी जुड़े हुए नहीं रहना हमें। रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंज, की चेंज हो गया उसके बाद क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर कोई भी डेविएशंस या कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो अपन उस पर्सन को बताएंगे जो पर्सन जिम्मेदार है उनको ठीक करने के लिए, ताकि वो उसको तुरंत ठीक कर दे। और कल्चर को चेंज करने में आपका समय लगता है, तुरंत वो चेंज नहीं होता। तो स्ट्रैटेजिक चेंज करने के ये आपके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, कि मैं चेंज क्यों कर रही हूँ। उसमें मैं देखूंगी कल्चर का कौन सा पार्ट मेरे सपोर्ट में है और कौन सा पार्ट मेरे सपोर्ट में नहीं है। अपन ये कैसे देखेंगे? एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल को एनालाइज करेंगे, और देखेंगे कहाँ गैप है और कहाँ मुझे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। सेकंड क्या था? क्रिएट अ शेयर्ड विजन, कि ऑब्जेक्टिव सबका सेम होना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सीनियर मैनेजर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करता जाएगा, लोगों को बताता जाएगा कि चेंजेस जो है वो आर्टिफिशियल सुपरफिशियल नहीं है, वो जरूरी है करने के लिए। इससे फायदा आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। थर्ड स्टेप क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज, एक्शन में उसको कन्वर्ट कर दो, ओल्ड तरीकों से कंप्लीट हट जाओ, अभी भी उससे मत जुड़े रहो, एंड आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंज, ताकि अगर कोई भी डेविएशंस या कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, हिंड्रेंसेस, तो वो मुझे पता चले और वो पर्सन उसको तुरंत ठीक कर दे। और चेंज, कल्चर को चेंज करने में समय खर्च होता है। आ गया समझ में बच्चों? स्ट्रैटेजिक चेंज का अपन ने प्रोसेस पढ़ा है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कर्ट लुइन मॉडल ऑफ चेंज। कर्ट लुइन ने भी एक स्ट्रैटेजिक चेंज करने को मॉडल बताया। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ स्ट्रैटेजिक चेंज पूछा जाए तो सिर्फ ये 3 स्टेप्स ही बताने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कर्ट लुइन का पूछा जाए तो अब जो अपन पढ़ेंगे वो अपन को आगे बताना है। अगर अपन को लास्टिंग चेंजेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो कर्ट लुइन कहते हैं आपको ये 3 फेजेस, 3 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है अनफ्रीजिंग, सेकंड है चेंजिंग, एंड थर्ड है रीफ्रीजिंग। देखो फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? वैसे तो बर्फ जमाना। अनफ्रीजिंग क्या होगा? पिघलाना बर्फ को।
बर्फ को पिघलाना मतलब जो चीज जुड़ी हुई थी, जो चीज पहले से थी, उसको खत्म करना, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करना, लोगों को प्रिपेयर करना कि चेंज आने वाला है, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लोगों को अवेयर करवाना। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से बोल दिया कि ये चेंज कर रहे हैं। मैंने सपोज अपनी सिर्फ ऑफलाइन क्लास चलती है, फेस टू फेस, ऑनलाइन कोई रिकॉर्डिंग कोई क्लासेस नहीं होती हैं, अपनी प्रोजेक्टर पे कोई क्लास नहीं है, बोर्ड है, मैं उस पर पढ़ाती हूँ। अगर मैं एकदम से बोल दूं बच्चों को भी और टीचर्स को भी कि कल से अपन को ऑनलाइन क्लास लेनी है, 100% एकदम बोर्ड हट जाएगा, आपको कंप्यूटर पे काम करना है, कंप्यूटर पे पढ़ाना, रिकॉर्डिंग करनी है, तो एकदम से तो बच्चों, ना तो बच्चों के लिए वो कंफर्टेबल जोन है क्योंकि उनकी आदत है बोर्ड पे पढ़ने की, ना ही टीचर्स को समझ में आएगा कि एकदम से टेक्नोलॉजी पे वो कैसे काम करें। तो अनफ्रीजिंग मतलब लोगों को अवेयर करवाना। मैं आप लोगों को बता रही हूं कि अब टाइम ये आ रहा है कि अपन को अब धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास पे जाना पड़ेगा, तो मैं चेंज धीरे 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 इंप्लीमेंट करती हूँ, एकदम से वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। अनफ्रीजिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल को अवेयर करवाया जाता है कि चेंज करने की बहुत जरूरत है अपन को, और उनको प्रिपेयर करना कि चेंजेस आने वाले हैं। लुइन कहते हैं कि चेंज कभी एज अ सरप्राइज नहीं आना चाहिए। अगर आप सरप्राइज के जैसे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हो, सडन और अनअनाउंस्ड चेंजेस आ जाते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं और आपका मोराल भी वो बहुत कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑफलाइन क्लास है, जो बोर्ड वाली क्लास है, जिसमें टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बहुत इफेक्टिवली पढ़ा रही है, और एकदम से मैंने उसको कह दिया कंप्यूटर दे दिया। अब कंप्यूटर दे दिया तो उसको समझ में नहीं आ रहा माइक कैसे लगाऊं, जैसे मुझे भी समझ में नहीं आया माइक कैसे लगाऊं, उसको समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी ऐप खोलूं, कैसे रिकॉर्डिंग शुरू करूं, तो वो उसका मोराल तो आधा वहीं खत्म हो जाएगा, तो वो ढंग से वो पढ़ा ही नहीं पाएगी, जितना उसके अंदर एफिशिएंसी थी वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो अगर अपन सडन चेंजेस कर देते हैं तो उससे लोगों का जो मोराल है वो एकदम गिर सकता है। इसलिए ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए, लोगों को अवेयर करवाओ कि चेंज करने की जरूरत है, और उनको प्रिपेयर करवाओ कि चेंजेस आपको आ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। The management must pave the way for the change, first unfreezing the situation so that members would be willing and ready to accept the changes. सबसे पहले आपको अनफ्रीज करना पड़ेगा, मतलब लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि चेंजेस आने वाले हैं और आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। अनफ्रीजिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड एटीट्यूड्स बिहेवियर्स, जो पुराना सब चलता जा रहा है उसको हटाकर आपको नई चीजों को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। पुराना कंप्लीट हटा दो और नई चीजों से शुरू कर दो। कैसे अनफ्रीजिंग कर सकते हो? अनाउंसमेंट्स, पहले से अनाउंसमेंट्स करो, मीटिंग्स बुला रहे हो तो उसमें लोगों को समझा रहे हो कि चेंजेस अपन को करने पड़ेंगे। प्रमोटिंग द न्यू आइडियाज थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? अनफ्रीजिंग का मतलब क्या? अनफ्रीजिंग मतलब लोगों को अवेयर करवाना कि चेंजेस आने वाले हैं और उनको बताना चेंज करना बहुत जरूरी है, उनको रेडी करवाना ओल्ड ट्रेडिशंस को छुड़वाकर नए ट्रेडिशंस पे वो काम कर सकें, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर करना, सडन चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं करना, उसे कहते हैं अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। एंड चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। चेंजिंग, एक बार जब ये काम खत्म हो गया कि लोगों को पता चल गया चेंज तो हमें करना ही पड़ेगा और वो रेडी हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अब उनका बिहेवियर पैटर्न को रीडिफाइन करना पड़ेगा। एचसी केल्विन ने 3 तरीके बताए हैं उनके बिहेवियर पैटर्न को रीअसाइन करने के लिए। पहला तरीका है कंप्लायंस। कंप्लायंस में अपन रिवॉर्ड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी काम में लेते हैं। अगर आप जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर अच्छा काम कर रहे हो तो रिवॉर्ड, और अगर आपने चेंजेस पे खराब काम किया तो पनिशमेंट मिलेगा। एक तो मैं आपको डरा रही हूँ मिलेगा, और एक मैं सच्ची में पनिशमेंट दे रही हूँ। इन दोनों चीजों से आपका बिहेवियर चेंज होता है और आप थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप फियर ऑफ पनिशमेंट या एक्चुअल रिवॉर्ड से उनका जो बिहेवियर है वो बेटर तरीके में कन्वर्ट हो सकता है। तो कंप्लायंस मतलब अपन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज में लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब कई लोग होते हैं उनका रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल क्या होते हैं बच्चों? आइडियल, जिसकी तरह अपन बनना चाहते हैं। तो मैं दिखाऊंगी, देखो बच्चों ये आपका रोल मॉडल है, आप इसकी तरह बनना चाहते थे, इसने भी चेंजेस को अडॉप्ट किया है, इसने भी नए चेंजेस के साथ काम किया है, तब ये आज इस स्टेज पे, अगर आप लोग भी इस नए चेंजेस पे काम करेंगे तो आप लोग भी इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। अगर मैं उस रोल मॉडल का आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी तो आपका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होगा, बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत लोग साइकोलॉजिकली किसी एक बंदे से इंप्रेस होते हैं, उसकी जैसे बनना चाहते हैं, तो अपन उसको दिखाएंगे कि वो बंदा ने भी चेंजेस को अडॉप्ट किया, इसलिए वो आज इस स्टेज पे है। इंटरनलाइजेशन,
इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है आपका थॉट प्रोसेस में दिक्कत आती है, मतलब माइंड रेडी नहीं होता चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। चेंजेस आ रहे हैं, जरूरी है, मैं समझ रही हूँ, बट मेरा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है चेंजेस के लिए। तो यहाँ पे आप उनको फ्रीडम दो, फ्रीडम टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू बिहेवियर। आप जैसे सीखना चाहते हो आप वैसे सीखो। अगर आपको धीरे धीरे नए चेंजेस को अडॉप्ट करना है तो धीरे धीरे नए चेंजेस को आप अडॉप्ट करो, नए बिहेवियर के साथ आप काम कर सको। उनको अपन इस चीज की फ्रीडम देते हैं ताकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे 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 चेंज हो सके। तो चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन में अपन ने क्या किया कि जब लोग रेडी हो गए कि हाँ ठीक है हम चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, चेंजेस आने वाले हैं उनको पता है, तो अब उनको बिहेवियर को रीडिजाइन करना पड़ेगा। एचसी केल्विन ने बिहेवियर को रीडिजाइन करने के 3 तरीके बताए। पहला बताया कंप्लायंस, जहां रिवॉर्ड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी देंगे, अगर अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड और खराब करोगे तो पनिशमेंट, उससे आपका बिहेवियर बेटर तरीके से स्विच हो सकता है। नेक्स्ट क्या था, आइडेंटिफिकेशन, कि आप साइकोलॉजिकली किसी बंदे से इंप्रेस हो, उस रोल मॉडल है उसकी तरह बनना चाहते हो, तो मैं उसका एग्जांपल देके आपका बिहेवियर चेंज करवाऊंगी। नेक्स्ट क्या है, इंटरनलाइजेशन, कि मेरा थॉट प्रोसेस कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता चेंजेस को, तो वहां मैं फ्रीडम दूंगी आपको कि आपको जैसे सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, जल्दी सीखना है, आप सीखो, आप नई टेक्नोलॉजी पे धीरे 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 काम करो, उसकी फ्रीडम आपको मिल जाएगी। लास्ट स्टेज क्या है आपकी, रीफ्रीजिंग, दोबारा से जमा दो सब कुछ। अब न्यू बिहेवियर कंप्लीट, सब कुछ नया हो गया, न्यू बिहेवियर नॉर्मल हो जाना चाहिए। न्यू बिहेवियर पुराने को कंप्लीट रिप्लेस कर देना चाहिए, पुरानी चीज कंप्लीट हट जाए और नई चीज कंप्लीट आ जाए। परमानेंट चेंजेस हो जाने चाहिए। न्यू बिहेवियर को परमानेंट करने के लिए बच्चों कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली reinforce so that this new acquired behavior does not diminish or extinguish। कंटिन्यूसली लोगों को बार 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 कम्युनिकेट, समझाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि चेंजेस जरूरी हैं जरूरी हैं जरूरी हैं, तो न्यू जो है वो ओल्ड को कंप्लीट टेक ओवर कर ले। तो अपन ने कर्ट लुइन के चेंज प्रोसेस के 3 स्टेप्स किए। फर्स्ट स्टेप क्या था, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, लोगों को अवेयर करवाएंगे कि चेंज करना जरूरी है, उनको रेडी करवाएंगे कि चेंजेस आप एक्सेप्ट करो, सडन चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं तो उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। कैसे अपन उनको अवेयर करवाते हैं, अनाउंसमेंट्स या मीटिंग्स रखकर उनको बता सकते हैं कि चेंजेस करने जरूरी हैं। सेकंड क्या था, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, यहाँ जब लोग रेडी हो गए कि ठीक है चेंजेस आने वाले हैं, हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, फिर एचसी केल्विन ने बताया कि उनके बिहेवियर को रीडिजाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला कंप्लायंस, रिवॉर्ड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी। सेकंड आइडेंटिफिकेशन, रोल मॉडल जिसकी जैसा मैं बनना चाहती हूँ। थर्ड इंटरनलाइजेशन, जो मेरा थॉट प्रोसेस रेडी नहीं है तो मुझे फ्रीडम ऑफ लर्निंग दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी फ्रीडम दी जाएगी, जैसे मुझे काम करना है वैसे मैं कर सकती हूँ। लास्ट स्टेज क्या है, रीफ्रीजिंग, अब कंप्लीट न्यू बिहेवियर आ गया तो उसको कंप्लीट ओल्ड को हटा दो, कंप्लीट न्यू को लो और कंटिन्यूसली उस चीज पे मेहनत करते रहो ताकि न्यू जो है वो ओल्ड को कंप्लीट टेक ओवर कर ले। अब बच्चों बताओ, ये जो चेंज प्रोसेस अपन कर रहे हैं वन टाइम एक्टिविटी है साइक्लिकल? साइक्लिकल, चलती रहेगी, एक बार में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इट इज नॉट अ वन टाइम एप्लीकेशन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। तो जो ये अपन ने पढ़ा है अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग है, साइक्लिकल है। रीफ्रीज हो गया, दोबारा से मुझे अनफ्रीज करना पड़ेगा, मार्केट एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आएगा मुझे दोबारा से लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अपन को अब इस चीजों को दोबारा से अडॉप्ट करना है। तो अपन ने स्ट्रैटेजिक चेंज के प्रोसेस पढ़ लिए। हेडिंग हेडिंग बताओ क्या क्या थी, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। कर्ट लुइन के चेंज प्रोसेस पढ़ लिए, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू अ न्यू सिचुएशन एंड रीफ्रीजिंग। चेंजिंग टू अ न्यू सिचुएशन में 3 पॉइंट्स थे, कौन से कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, अपनी हेडिंग की यही थी, स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये देखेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब कंप्यूटर में कन्वर्ट करना, टेक्नोलॉजी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब नया तरीके से द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का आप यूज में ले रहे हो ताकि आप नए प्रोसीजर्स, नए गुड्स एंड नई सर्विसेज बना पाओ, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप कंप्यूटर का, मशीनरी का, लेटेस्ट मशीनरी का आप यूज में ले रहे हो ताकि आप नए प्रोडक्ट, नया प्रोसीजर, नई सर्विसेज बना पाओ, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। It is a fundamental adjustment that can be challenging to identify and even more challenging to implement.
डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना बच्चों, पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कैसे हम नया करें, नया गुड कैसे बनाएं, कैसे नए प्रोसीजर नए तरीके से काम करें। आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। मैंने कह तो दिया कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, पर डिजिटल वर्ल्ड में जाना, एक्चुअली उसको यूज में लेना वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, आइडेंटिफाई करने से भी डिफिकल्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशंस प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, चेंजेस को कैरी आउट करते हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विच विद द एड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ चेंज मैनेजमेंट को यूज में लेते हुए वो डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो चेंज मैनेजमेंट में असिस्ट फर्म्स इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स पोज्ड बाय डिजिटल ट्रांजिशन एंड रीपिंग द फुल रिवॉर्ड्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रही है लाइन? सबसे पहले तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, उसको आइडेंटिफाई करवाना कि कैसे करेंगे, और जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो मुश्किल है। पर जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तब नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने के लिए अपन एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है वो अपन यूज में लेते हैं, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। उस प्रोसेस को यूज में लेने से जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो ये सारे हटा देगा। और जब आपने नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया और जो खर्चा किया उसका, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, वो फायदा चेंज मैनेजमेंट आपको उठाने में हेल्प करेगा। तो चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक टूल है जिससे अपन चेंजेस को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको अपन कम कर सकते हैं और जो बेनिफिट्स हैं उनका अपन मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? क्लियर है? चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांजिशन कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले देखो क्या गोल, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्यों कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म, क्यों हमें टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स जाना है, पहले वो पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। फिर अभी मेरी करंट स्टेज क्या है और मेरे पास अभी कितना गैप है, मैं कहाँ पहुंच चुकी हूँ और मुझे कहाँ जाना है, उसके बीच में अभी कितना गैप है। फिर एक रोड मैप बनाओगे चेंज करने के लिए, मतलब यहाँ पे स्टेप्स बनाए बताए जाएंगे कि अगर आप ये स्टेप्स काम में लेते हो तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। फिर इंप्लीमेंट मैनेज करेंगे उन चेंजेस को, हर एक लेवल पे उनको इंप्लीमेंट और मैनेज करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं ये पॉइंट्स क्या कहते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, सिर्फ फेस टू फेस वाली क्लास चलती है। अब मैंने सोचा कि ऑफलाइन के साथ मुझे ऑनलाइन क्लास मीडियम भी शुरू करना है, मुझे रिकॉर्डिंग वाला भी शुरू करना है। तो सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मैं टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स जाना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करनी है कि कभी मेरा कोई बच्चा एब्सेंट रह जाए तो उसका वो लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, उसके पास वो रिकॉर्डेड होगा, तो जब उसके पास फ्री टाइम होगा वो देख लेगा। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाई चांस कभी कोई लेक्चर किसी बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आया तो वो आफ्टर द क्लास दोबारा उस लेक्चर को देखेगा तो उसको वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसको टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार टीचर्स के पास टाइम नहीं भी होता। इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। अब मेरी करंट स्टेज क्या है? अभी मेरे पास क्या है? सिर्फ बोर्ड है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे जाना कहाँ है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? मुझे एक लैपटॉप चाहिए होगा, एक प्रोजेक्टर चाहिए होगा, एक माइक चाहिए होगा, कुछ मुझे इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, ये वाली ऐप चाहिए होगी, इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, ये सारी चीजें मुझे चाहिए होंगी। गैप देख लिया कि मेरे पास ये सब नहीं है। रोड मैप फॉर द चेंज, क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मुझे लैपटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मुझे प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा, लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं जहां चाह रही हूं वहां तक मैं पहुंच पाऊं। फिर इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज, अब मैंने क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी तक तो मैंने ये सेटअप किया, फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया और मैनेज कर रही हूँ। अभी भी कोई वॉइस में दिक्कत आती है तो अपन उसको ठीक करते जाते हैं, कभी प्रोजेक्टर नहीं चलता, कभी इंटरनेट नहीं चलता, तो उन चीजों को अपन ठीक करते जाते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जब आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना हो? सबसे पहले देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, फिर अभी मैं कहाँ हूं और मेरा गैप क्या है, मुझे कहाँ जाना है, उसके बीच में गैप क्या है। नेक्स्ट रोड मैप, क्या क्या स्टेप्स होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। एंड फोर्थ क्या, इंप्लीमेंट करो और उस चीज को आप एग्जीक्यूट कर दो जो चेंजेस आप कर रहे हो। To navigate a digital transformation successfully, each of these element is necessary. सब कुछ बहुत जरूरी है, बट सबसे जरूरी क्या है कि इनमें से ये सब कैसे कोलैबोरेट, मिलजुल कर कैसे काम करेंगे। सब कुछ जरूरी है बट सबको कंबाइन होना चाहिए, सब कुछ क्लियर आपको पता होना चाहिए। हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क? चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आप चेंजेस को मैनेज कर सकते हो।
चेंज मैनेजमेंट मतलब चेंजेस को सेफ तरीके से मैनेज करना, रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द कंपनी, जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं कंपनी पे उसको कम करना, और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना। चेंजेस हो रहे हैं, मेरा ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट होती जा रही है, तो ये चेंजेस को प्रॉपर्ली मैनेज करना ताकि इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट मेरे ऊपर कम पड़े, तो उसको क्या कहते हैं, चेंज मैनेजमेंट कह देते हैं। एनी सॉर्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटरप्राइज हो, गवर्नमेंट, फैमिलीज, इवन फैमिलीज में भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको क्या यूज में लेना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस। क्या प्रोसेस था चेंज मैनेजमेंट का, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। मेरे को जरूरत क्यों थी, क्योंकि कल्चर मेरे घर का था 10 बजे लाइट ऑफ, और पर मेरी स्ट्रैटेजी थी मेरी 10 बजे बाद पढ़ाई होती है। क्रिएट अ शेयर्ड विजन, मैं मेरी मम्मी को समझाऊंगी मम्मी मेरी पढ़ाई रात को ही होती है, तो मुझे आपको अपना कल्चर बदलना पड़ेगा, आपको सोच बदलनी पड़ेगी, फैमिली में भी चेंज करना है, तो मैं यही स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, अब मेरी मम्मी मान गई, अब मैंने रात को पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स दे रही हूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है अभी भी रात को पढ़ने में, कोई लाइट ऑफ हो जाती है या मुझे नींद आती है रात को, बाई चांस मेरे को नींद आने लग जाती है, फिर मैंने मेरी मम्मी को कहा मम्मी मुझे कॉफी बनाकर दे दिया करो, मुझे रात को नींद आती है तो मैं मेरा थोड़ा ज्यादा पढ़ सकूं, मुझे बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना। मेरे ये डेविएशंस आ रहे थे क्योंकि बेड पे बैठ के पढ़ती थी तो नींद आ जाती थी, तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मेरे लिए चेयर टेबल लगा दो तो मैं उस पर बैठ के पढ़ लूंगी। तो अगर आपको कहीं भी चेंज करना हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आपका परिवार हो, हर जगह अगर आप चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस काम में लेते हैं तो आपके चेंजेस ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं। Change management model and methods come in a wide variety, but they all have key things in common. क्या क्या common है? Clear vision for the change. Clear vision होना चाहिए, क्यों change कर रहे हैं, stakeholders को भी involve करो change के process में। Coming up with a plan for putting the change into action. Plan होना चाहिए कि इस तरीके से हम change को action में convert करेंगे, और जो results आ रहे हैं उसको आप देखते रहो। तो क्या क्या common होना चाहिए हर एक change management के process में? विजन होना चाहिए कि क्यों चेंज कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो चेंज करते वक्त, प्लान होना चाहिए कि कैसे चेंज को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखो क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑल्दो चेंज मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट बहुत जरूरी भी है। अगर आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो चेंज मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। चेंज मैनेजमेंट मतलब कल्चर को चेंज करना, और बच्चों कल्चर को चेंज करना आसान नहीं होता, पर अगर मेरे को नए जमाने के साथ आगे बढ़ना है तो मुझे मेरा कल्चर भी बदलना पड़ेगा। द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये चेंज मैनेजमेंट का क्या रोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे आप टेक्नोलॉजी का यूज में लेते हो, कस्टमर को कुछ भी नया देने के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज में ले रहे हो, कस्टमर, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर्स को देने के लिए, कुछ भी नया देने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज में ले रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे पहले बिलिंग मैनुअल होती थी, अब बिलिंग बारकोड से होती है, तो वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? हाँ, कस्टमर को मैंने नया एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी का यूज में लिया, तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दे रही हूँ, तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? है। आप लोग अपना एसी को फोन से ऑन और ऑफ कर पाते हैं, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? है। आप लोग अपने घर की ट्यूबलाइट्स वगैरह सब कुछ आप अपने फोन से एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? है। तो आप कुछ भी अगर नया टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ भी नया करते हो तो उसे क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। गुड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लान करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू। चेंज मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो आपके जो रिस्क और डिस्ट्रप्शन हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप ये प्रोसेस काम में लेते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल ट्रांजिशन कर रही है उसको चेंज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते और फिर डिजिटल ट्रांजिशन कर देते हैं तो उनके जो चेंजेस हो रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। A properly implemented change management strategy can help organization to, किन किन चीजों में हेल्प हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन को? स्पेसिफाई द पैरामीटर्स एंड गोल्स ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या गोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का? आप क्या प्रोसीजर काम में लोगे मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्रूवमेंट्स कैसे करने। आप स्टाफ मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करोगे ट्रांसफॉर्मेशन में। आप ट्रैक रखोगे आपकी क्या
प्रोग्रेस हो गई एंड मेक रिक्वायर्ड कोर्स करेक्शन, कहाँ कहाँ करेक्शन की जरूरत है। तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले गोल बताते हैं क्यों हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या प्रोसीजर हम काम में लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, देन प्लान बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टाफ को भी इन्वॉल्व करेंगे और फिर ट्रैक रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ पे हमें करेक्शन की जरूरत है। तो 5 क्या क्या स्टेप्स हैं बच्चों? सबसे पहले गोल्स एंड पैरामीटर स्पेसिफाई करोगे, फिर प्रोसीजर क्या होगा इंप्रूवमेंट का, फिर प्लान करोगे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर स्टाफ को भी इन्वॉल्व करोगे और फिर प्रोग्रेस चेक करोगे एंड करेक्शंस कहाँ कहाँ मुझे करने हैं। वापस बोलो 5 स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले गोल्स बताते हैं, फिर उन गोल को करने के लिए क्या प्रोसीजर्स होंगे, फिर उसके बाद अपन किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और फिर प्रोग्रेस चेक करेंगे एंड करेक्शंस कर देंगे। चलो, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये स्ट्रैटेजी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। 5 प्रैक्टिसेस बताई हैं चेंज को मैनेज करने के लिए। पहला है बिगिन एट द टॉप। चेंजेस सबसे पहले कहाँ होने चाहिए? टॉप पे। अगर सीनियर मैनेजर खुद सीरियस है चेंजेस करने के लिए तो ही बाकी स्टाफ उस चेंज को इंप्लीमेंट करेगा। अगर सीनियर मैनेजर ही सीरियस नहीं है चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए तो स्टाफ भी उसको फॉलो नहीं करेगा। अगर ऑफलाइन से मुझे ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को सीरियस करना पड़ेगा, उस चीज पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, तब मैं मेरे स्टाफ को बोल सकती हूँ उस पर काम करने के लिए, अदरवाइज मैं मेरे स्टाफ को नहीं बोल सकती। तो बिगिन एट द टॉप। A focused, invested, and united leadership that is on the same page about the company's future is reflected in the change that begins at the top. क्या कहती है लाइन? आप कितने फोकस्ड हो फ्यूचर को लेकर, आप कितने इन्वेस्टेड हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर में अपनी स्टेज पाने के लिए, ये दिखता है कि टॉप मैनेजमेंट ने जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस में ये दिखेगा कि आप कितने फोकस्ड और कितने इन्वेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर। अगर मुझे दिख रहा है आने वाला टाइम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मीडियम होने वाला है और मैं अभी से इस चीज पे फोकस कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि मेरे को ऑनलाइन में जो जो गलतियां आ रही है उसको ठीक करती जा रही हूँ, तो मेरी मेहनत में ये दिखेगा कि मैं फ्यूचर के लिए कितनी फोकस्ड हूँ, कितनी डिटर्मिन्ड हूँ मेरे फ्यूचर को स्टेज को लेकर। The culture that will motivate the rest of the organization to accept change can only be generated and promoted in this way. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर कि सब लोग जो हैं रेस्ट वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। ऐसा कल्चर कब बनेगा? जब टॉप लेवल खुद तैयार होगा चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, तभी ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो सकता है। तो पहला क्या है? बिगिन एट द टॉप। कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितने फोकस, कितने इन्वेस्टेड हैं, ये उसमें दिखता है कि आपने चेंजेस को कैसे इंप्लीमेंट किया है टॉप लेवल ने। द कल्चर दैट विल मोटिवेट, कल्चर जो लोगों को मोटिवेट करेगा कि सबको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ये कल्चर कैसे डेवलप हो सकता है? बिगिन एट दी टॉप। अगर टॉप लेवल चेंजेस को अडॉप्ट करेगा तभी ऐसा कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो सकता है। इंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। चेंज जरूरी है, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, लोगों को ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि चेंजेस करना बहुत जरूरी है। कैसे? उनको कैसे मैं कंफर्म करूंगी कि चेंज करना बहुत जरूरी है? डिसीजन मेकर्स को अगर पता ही नहीं है कि कैसे उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करना है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे फर्म के ऊपर, अगर उनको यही नहीं पता कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्यूटर आ गया उसको मुझे कैसे हैंडल करना है, अगर कंप्यूटर आ गया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर यही कंफर्म नहीं है तो मतलब वो चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे समझाना पड़ेगा लोगों को कि सबको टेक्नोलॉजी पे काम करना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस टेक्नोलॉजी को आपको इस तरीके से यूज में लेना, इसका ये इफेक्ट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन पे। इफ अ कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव साउंड स्ट्रैटेजी इन प्लेस, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है लोगों को समझाने के लिए कि इस चीज का ये इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आपने टू मच, बहुत ज्यादा चेंजेस, टू फास्ट, अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो फायदा होगा या नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो इंश्योर
क्या था सेकंड पॉइंट? Ensure that the changes is both necessary and desired. कैसे मैं लोगों को समझाऊंगी चेंजेस जरूरी है? क्यों? क्योंकि जो डिसीजन मेकर है उसको यही नहीं पता कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट क्या होगा। अगर उसको यही नहीं पता तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा कि चेंजेस जरूरी हैं, आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है चेंजेस के लिए, चेंजेस को समझाने के लिए, और मैंने बहुत जल्दी और बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए, तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा? बिगिन एट दी टॉप। क्या पढ़ा बिगिन एट दी टॉप में? आप कितने फ्यूचर के लिए फोकस्ड हो, कितने इन्वेस्टेड हो, ये उसमें दिखेगा कि आप चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होगा जिसमें लोगों को मोटिवेट करेंगे कि चेंजेस को अडॉप्ट करना है। वो कल्चर कैसे डेवलप होगा? अगर टॉप मैनेजर खुद चेंजेस को अडॉप्ट करेगा तभी वो कल्चर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेंजेस आर नेसेसरी एंड डिजायर। इसमें अगर डिसीजन मेकर को यही नहीं पता कि कैसे मेरे को हैंडल करना है ट्रांसफॉर्मेशन को, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो वहां मुझे लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई चेंजेस करने बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है और बहुत जल्दी चेंजेस और बहुत सारे इंट्रोड्यूस कर दिए तो क्या हो जाएगा? इश्यू क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? रिड्यूस डिसरप्शन। Employees' perception of what is required or desirable change can differ. हर एक एम्प्लॉय का परसेप्शन चेंज हो सकता है। मतलब हमें क्या चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने हैं, हर एक इंसान के लिए अलग अलग वो थॉट हो सकता है। किसी को तो लगेगा कि मुझे ये चेंज करना है, किसी को लगेगा मुझे ये चेंज करना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रैंक, अलग अलग परफॉर्मेंस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबके परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं कि उनको क्या 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 चेंजेस करने हैं। It's crucial to listen how changes affect staff. Listen मतलब less. जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो स्टाफ को कम इफेक्ट करने चाहिए, बहुत जरूरी है। वो स्टाफ मेंबर्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करने चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इंटेंडेड टू इंप्रूव मैनेजमेंट कॉर्पोरेट ऑपरेशंस कॉज एम्प्लॉय कंसर्न अबाउट चेंज। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हो, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नया करते हो, तो लोगों को लगेगा कि चेंजेस हो रहे हैं और उनको दिक्कत आ सकती है। तो जो लोगों को दिक्कत आ रही है, डिसरप्शन हो रहा है, उस डिसरप्शन को अपन कम कैसे कैसे कर सकते हैं? गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शन। मैं लोगों को पहले से ही समझाने लग जाऊंगी कि ये चेंज आने वाले। एम्प्लॉय स्टाफ को पहले से ही बताने लग जाओगे कि अपन आने वाले कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, आने वाले कुछ महीनों में इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। पहले से समझाने लग जाओगे ताकि कोई डिसरप्शन ना आए। Giving staff members the knowledge and tools they need to adjust to changes. मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, मुझे ऑनलाइन में कन्वर्ट करना था, तो मैंने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को मैं पहले से समझाने लग गई। अब अपन को थोड़े टाइम में कंप्यूटर पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। मैं बच्चों को समझाने लग गई पहले से कि थोड़े टाइम में आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा, बोर्ड वाली पढ़ाई नहीं रहेगी। तो मैं शुरू से बताने लग गई। फिर मैं स्टाफ मेंबर्स को नॉलेज और टूल्स उनको सिखाने लग गई कि कैसे कंप्यूटर काम में लेते हैं, कैसे अपन प्रोजेक्टर चालू करते हैं, ये तरीका उनको सिखाने लग गई। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो एनकरेज करे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। मतलब सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसका सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। Empowering change agents to provide context and clarity for change such as project managers and team leaders. एक change agent hire करो जो लोगों को clearly समझाएगा कि भाई ये changes करने पड़ेंगे और इस change की ये requirement है, उसको बहुत clearly वो context उसको clearly समझाएगा। IT डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये सारी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं और हम इन नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए तैयार हैं। कंप्यूटर और ये सब प्रोजेक्टर वोजेक्टर मुझे तो आता नहीं है, मुझे एक आईटी डिपार्टमेंट का बंदा हायर करना पड़ेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि अब आने वाला जमाना इस चीज का है और अपन को इस चीज पे काम करना है। तो डिसरप्शन, रिड्यूस डिसरप्शन। हर एक एम्प्लॉय का परसेप्शन अलग हो सकता है कि उनको ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए, ये चेंज चाहिए। जब भी चेंजेस करते हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट कम से कम होना चाहिए, नहीं तो वो लोग अगर चेंजेस को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लोग इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे और फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो उनका डिसरप्शन कम करने के लिए मैं क्या क्या करूंगी बच्चों? उनको शुरू से बताने लग जाऊंगी कि ये चेंजेस आ रहे हैं और ये इंटरप्शन आ सकते हैं। उनको नॉलेज दूंगी, उनको टूल्स दूंगी, उनको सिखाऊंगी काम किस तरीके से किया जाता है। फिर
एक एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, सपोर्टिव एनवायरमेंट। यहाँ पे चेंज एजेंट हायर करेंगे जो क्लियरली समझाएगा कि ये सारे चेंजेस इस तरीके से अपन को इम्प्लीमेंट करने हैं। आईटी डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि ये चेंजेस आने वाले हैं और अपन इनको इनके लिए रेडी हैं, तो जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है एम्प्लॉयज का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एनकरेज कम्युनिकेशन, चेंजेस तो कर दिए, पर अगर लोगों को दिक्कत आ रही है, अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है प्रोजेक्टर पे पढ़ने के लिए, तो वो मेरे को बताएं कि मैडम हमें ये सारी दिक्कत आ रही है, तो वो बताने के लिए कोई चैनल्स होने चाहिए जिससे आप मेरे से कम्युनिकेट कर सको। तो चैनल्स क्रिएट करो ताकि वर्कर्स जो हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सके, अपनी क्वेरी और अपनी कंप्लेन को लेकर वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। Encourage departmental collaboration to propagate ideas and innovations, add new procedures to take the route. नए तरीके से हमें काम करना है, उसके लिए लोगों को एनकरेज करना है, ज्यादा डिपार्टमेंट कोलैबोरेट कर काम करेंगे। कम्युनिकेशन प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड पावर टू इन्फ्लुएंस कल्चर। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे आपका कल्चर उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, उतना जल्दी चेंज हो सकता है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है ना चेंजेस से, वापस से रीएश्योर करो कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी चेंज होने की वजह से। जिनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि पढ़ाई का मेथड चेंज हो गया, तो मैं आप लोगों को बार बार यही समझाऊंगी कि बच्चों चाहे प्रोजेक्टर पे पढ़ो चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपके लिए तो फायदा है कि किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाए तो आपको वो रिकॉर्डेड क्लास और मिल जाएगी। तो जिन लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला है उनको रीअश्योर करो कि आपको कोई डेंजर नहीं होने वाला है। लास्ट है इसके अंदर, दैट इज रिकॉग्नाइज दैट चेंज इन द नॉर्म, चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। चेंज इज द नॉर्म मतलब जरूरी है, यूजुअल है, यूजुअल लिख लो वर्ड यहाँ पे, यूजुअल ज्यादा वो करेगा, इसको सूट करेगा। चेंज यूजुअल है, एक्सेप्शन नहीं है कि सिर्फ हम नहीं कर रहे, यूजुअल है, होता रहता है। एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है तो हमें भी अपने आप में चेंज करना ही पड़ेगा। तो चेंज रेडीनेस may be defined as the ability to continuously initiate and respond to change in ways that create advantage, minimize risk and sustain परफॉर्मेंस। आप चेंज के लिए रेडी हो, मतलब आप कंटिन्यूसली इनिशिएट ले रहे हो चेंजेस करने के लिए, आप रेडी हो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ताकि आपको ज्यादा एडवांटेज मिल सके, रिस्क कम हो सके और आपकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो सके। In order to keep up with the customers business, businesses must also adapt their operation. They must prepare for change in advance and expect them. अपन मतलब ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में ही चेंजेस के लिए तैयार हैं और लोगों को भी वो उस चीज के लिए प्रिपेयर करनी है, कस्टमर को, कि ये सारे चेंजेस आने वाले हैं, आपको इस तरीके से काम करना है। डिफिकल्टीज आ सकती हैं बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप धीरे धीरे काम करोगे तो चेंजेस होते चले जाएंगे। तो आप चेंज के लिए रेडी हो, इसका मतलब क्या है, आप इनिशिएटिव ले रहे हो चेंजेस के लिए, जो चेंजेस आ रहे हैं आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो ताकि आपको एडवांटेज मिल सके, रिस्क कम हो सके और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये 5 पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए। चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस अपन पढ़ रहे हैं। पहला प्रैक्टिस क्या था, बिगिन एट द टॉप। आप फ्यूचर के लिए कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, कितने सीरियस हैं, ये दिखाता है किसके अंदर आपने क्या चेंजेस, टॉप लेवल ने क्या चेंजेस को इंप्लीमेंट किया है। टॉप लेवल जितने अच्छे से चेंजेस को यूज में लेगा, इंप्लीमेंट करेगा, उतना ही अच्छा कल्चर होगा जो मोटिवेट करेगा लोगों को कि आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना है। सेकंड क्या था, इंश्योर दैट द चेंजेस आर नेसेसरी एंड डिजायर्ड। अगर डिसीजन मेकर को यही नहीं पता कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करें, उसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा, तो उनको समझाना जरूरी है कि चेंज करना जरूरी है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो अगर आपने बहुत जल्दी वहां चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपको बहुत इश्यूज आ सकते हैं, वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग परसेप्शन हो सकता है कि किसी को ये चेंज चाहिए और किसी को ये चेंज चाहिए। जब भी चेंजेस आते हैं तो कम से कम इफेक्ट एम्प्लॉयज को होना चाहिए। तो वो डिस्ट्रप्शन कम कैसे कैसे होएगा बच्चों, अगर आप शुरू से ही बताते जाओगे चेंजेस आने वाले हैं, फिर नॉलेज देते जाओगे, उनको सिखाते जाओगे, इस तरीके से काम करना है। एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, चेंज एजेंट होगा जो समझाएगा कि चेंजेस करने जरूरी है, क्लियर बताएगा कि चेंजेस क्यों कर रहे हैं और क्यों कैसे करेंगे। एंड आईटी डिपार्टमेंट को पहले से पता होना चाहिए कि सारे चेंजेस आ रहे हैं, हम उनके लिए रेडी हैं। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एनकरेज कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन मतलब चैनल्स होंगे जिसमें वर्कर्स बताएंगे उनको कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत आ रही है, कंप्लेन आ रही है, तो वो उसके थ्रू बता पाएंगे। डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करेंगे ताकि वो नए तरीके, नए इनोवेशंस, नए मेथड के साथ वो काम कर सकें। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा आप कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और जिन लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है उनको बताएंगे कि चेंजेस जो है उससे वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन लास्ट क्या है, रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। आप चेंज के लिए रेडी रहो। क्यों? अगर जितना जल्दी आप इसके लिए इनिशिएटिव लोगे, जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे, उससे आपका एडवांटेज बढ़ेगा, रिस्क कम हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी और इंप्रूव हो जाएगी। बिजनेसेस एडवांस में चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे और कस्टमर से भी एक्सपेक्ट करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी नई टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो 5 स्ट्रैटेजीज क्या क्या थी, वापस बोलो। बिगिन एट द टॉप, change is necessary and desired, disruption, communication, change is the norm not the exception। disruption कम कैसे कैसे किया बच्चों, शुरू से ही बता दिया। नॉलेज, उनको सिखाया काम करना। कल्चर एनवायरमेंट अच्छा है। चेंज एजेंट जो क्लियरली समझाएगा। आईटी डिपार्टमेंट भी रेडी है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे मैनेज करोगे? जो आप डिजिटल ट्रांजिशन कर रहे हो वो इफेक्टिव हो, इसलिए चेंज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बताओ क्यों हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या आउटकम मिलेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है जो हमें अकम्प्लिश करना है। इट विल बी इजियर टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज एंड परसुइंग द सेम एम्स इफ एवरीवन हैज अ क्लियर ग्रास्प ऑफ गोल। अगर सबको क्लियरली पता होगा ना हम क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो सब लोगों का एम सेम होगा, तो सब लोग सेम तरीके से काम कर पाएंगे। always and always communicate. It might be challenging for people to accept change and adjust to it. Ensure that you routinely and honestly discuss the objective of digital transformation and how they will affect stakeholders including employees, clients and other parties. हमेशा लगातार कम्युनिकेट करते जाओ। मैं लगातार आप लोगों को बताती जाऊंगी कि क्या फायदा हो रहा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास का। रूटीनली मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों मैं डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज को क्या इफेक्ट होगा, वो आप लगातार उनको समझाते चलो। बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब मना करना। कितना ही चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस लो, कितना ही मैं आपको समझा दूं, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट होते हैं कि नहीं हमें चेंजेस नहीं करने। चेंज बेटर के लिए कर रहे हो, बट फिर भी बहुत लोगों के लिए वो बहुत चैलेंजिंग होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना कि हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। हैव अ स्ट्रैटेजी। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस आ जाए तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंप्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे चेंजेस करो। एक ही दिन में अगर मैंने कंप्लीट बोर्ड हटा दिया, कंप्लीट ऑनलाइन कर दिया और किसी को कुछ नहीं सिखाया, तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, उनका मोराल और गिर जाएगा। मैंने धीरे धीरे किया कि थोड़ी क्लासेस आप ऑफलाइन ले लो, थोड़ी ऑनलाइन ले लो, फिर धीरे धीरे आप पहले 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो। धीरे 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 चेंजेस को इंप्लीमेंट करोगे तो वो चेंजेस आपके अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। Changes should ideally be implemented gradually rather than all at once. In order to avoid overwhelming individuals with too much change at once, this will give people time to be used to the new ways of doing things. अगर आप धीरे धीरे चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हो तो लोगों के पास समय रहेगा, वो उसके लिए यूज टू हो जाएंगे, नए काम को करने का तरीका के लिए वो क्या हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे। ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। अगर आपको कुछ नहीं आता तो हम हमेशा आपको प्रोसीजर्स, सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, कैसे चेंज मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप मेंशन करो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सबका अगर एम सेम होगा, सारे मैनेजर, सारे एम्प्लॉय, सारे स्टाफ का, तो सब लोग ढंग से इफेक्टिवली उस ट्रांसफॉर्मेशन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या था,
ऑलवेज कम्युनिकेट, लगातार लोगों को समझाते रहो, रूटीनली समझाते जाओ कि चेंजेस क्यों कर रहे हैं, उसके क्या फायदे होंगे एंड उसका इफेक्ट स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज पे क्या क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट सब बताते जाओ। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस। चेंजेस अच्छे के लिए करें बट फिर भी कई लोग रेजिस्टेंट होते हैं कि हम नहीं करेंगे चेंजेस को अडॉप्ट, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमेशा आपके पास जो बता पाए कि कैसे चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट क्या है, इंप्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे करो, एक साथ मत करो, एक साथ करोगे तो लोग उससे यूज टू नहीं हो पाएंगे, उनके पास समय होना चाहिए उससे यूज टू होने का। एंड लास्ट क्या है इसके अंदर, ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, अगर फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है नए प्रोसीजर सॉफ्टवेयर के साथ हम आपको हमेशा असिस्टेंस कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स आर मोर लाइकली टू फेल विदाउट चेंज मैनेजमेंट, अगर आप चेंज मैनेजमेंट नहीं करते तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। Organizations can successfully integrate a new digital system by planning for and managing the changes that must take place. जब भी आपको डिजिटल ट्रांजिशन करना है तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि ये सारे चेंजेस होने वाले हैं और इसको हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, पर प्लीज ये टॉपिक थोड़ा सा वैसा है कि इसको लैंग्वेज थोड़ी सी गंदी है, वैसे इजी है, लैंग्वेज गंदी है, तो इसी को आपको पढ़ना पड़ेगा और आज ही पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, कल पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाया मैंने ज्यादा नहीं है, पर इस चीज को पढ़ना ही नहीं, रीड नहीं करना, लर्न भी कर कर आना है। कल आप लोग सुनाओगे, कल मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी ये टॉपिक। ठीक है।